वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और हमने अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं ना, उसको हम बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे कि हमारे कान, हमने कहा बाकी चीज़ों पे तो फेशियल फीचर्स पे, इस पे, उस पे, खूबसूरती पे बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लोग बड़ी सारी बातें करते हैं टीवी पे भी, रेडियो पर भी। लेकिन आपके जो कान हैं, जो बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड यूँ लेते हैं। मैं देखती हूँ कार की चाबी है, कुछ हुआ कान में वो लगाना शुरू कर दी। कॉटन बर्ड्स हैं, वो जिस तरह जैसे तैसे कान में, जो कुछ हम कर सकते हैं ना अपने कानों के साथ हम करते हैं। लेकिन खैर अल्लाह ताला की अपनी रहमतें हैं जो हम बचे रहते हैं बहुत सी चीज़ों से। लेकिन हमारी अपनी गलतियाँ और फिर एडवांसमेंट्स जितनी आ गई हैं जिसने हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान बना दिया है, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली हमारी सेहत पर इम्पैक्ट करती हैं। और माँओं की बहुत ये बात होती है, आवाज़ नहीं गई या कोई मसला हुआ, कान में दर्द हुआ, कहीं भी दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो कहती हैं कि ये देखो तुम्हारा मोबाइल है और ये तुम्हारे एयरपॉड्स हैं, ये तुम्हारे हेडफोन्स हैं, हर वक्त कानों में ये लगा रहता है, इसकी वजह से तुम्हारी कुव्वत समात ही ख़त्म हो जाएगी। क्या इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता है कुव्वत समात पे? फिर इससे अलावा भी आज हम कानों की मुख्तलिफ बीमारियों पर बात करेंगे। एक वर्टिगो के हवाले से भी, वर्टिगो नाम से भी एक बीमारी है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर समीर रईसुद्दीन कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर JPMC हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और ENT स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब? एंड हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से ऑन स्काइप डॉक्टर अली नसीम चट्ठा, जो कि ENT सर्जन हैं एट सर्विसेज हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और दोनों से ही मेरा सवाल है, लेकिन डॉक्टर समीर से हम इसका जवाब का आगाज़ करेंगे कि ये जो तमाम अब गैजेट्स के साथ लवाजमात आ गए हैं जिनको आप कानों में लगा के बैठे रहते हैं, म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, बातें भी उसी पे हो रही हैं, सारा कुछ, इससे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या है कानों में? देखिए, इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि एक चीज़ है जिसका नाम है नॉइज़ पोल्यूशन। जी, ठीक है ना, जिस तरह हवा में पोल्यूशन होता है जी इस तरह बिल्कुल। नॉइज़ पोल्यूशन भी है। तो कान की एक स्पेसिफिक वो है डेसिबल्स तक जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन, वॉइसेस, सारी उसकी बेरेबल चीज़ें। अगर उससे ज़्यादा उस हदूद से आप ऊपर चले जाएंगे तो नेचुरली नुकसान होगा। अच्छा, नुकसान में दो तरह के नुकसान होते हैं। एक होता है जो नसों को नुकसान, जिसको हम सेंसर न्यूरल डेफनेस कहते हैं। तो वो नसों को नुकसान जो होता है वो अमूमन इर्रिवर्सिबल होता है, यानी अच्छा, कि वो वापस नहीं होता। एक और वो होता है ना, इन्हीं से ही होता है ये जी, जो? नॉइज़ पोल्यूशन से बेसिकली व्हाट कैन हाँ, हैपन इज़ कि आपकी जो नसें हैं जिससे क़ुव्वत समात आपकी बनती है, वो नसें जिनको आप नर्व्स कहते हैं, वो नर्व्स को नेचुरली जो नॉइज़ पोल्यूशन है उससे इस नर्व्स को प्रॉब्लम हो तो सकती है। डॉक्टर साहब, हम तो मेरे ख्याल में अपने डेसिबल के मुताबिक ही चीज़ें सुनते हैं ना। हमारे डेसिबल से ज़्यादा होगी नहीं तो हमें तो वो इरिटेट करेगी, बिकॉज वी नहीं, हैव द कंट्रोल, हम उसके वॉल्यूम को अप डाउन कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बहुत सारे गैजेट्स में जैसा उसमें कोई इस तरह मार्किंग नहीं होती कि दिस इज़ अबव द नॉइज़ लेवल। ठीक है ना, जिसमें मार्किंग होती है उसमें यू हैव गॉट योर कंफर्ट कि आप कह सकती हैं कि भाई यहाँ पर हमको रुकना है, दिस इज़ आवर लाइन, जहाँ पर हमने आगे नहीं जाना है। सही। लेकिन अमूमन जो पर्टिकुलरली यंग बच्चे होते हैं जिनके कमरों में जो बग़ैर इसके ईयरपॉड के भी इतनी ज़ोर से लगाते हैं कि आपने जिस तरह कहा कि माँ आवाज़ दे रही है तो आवाज़ ही नहीं आ रही। द रीज़न इज़ कि इतनी ज़ोर से लगा हुआ है वॉट एवर साउंड सिस्टम, या ईयर में ईयरपॉड्स या हेडफोन्स हाँ, वॉट एवर, वो इतनी ज़ोर से उसमें आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो उसको दूसरी आवाज़ें आ ही नहीं रही। तो ये कितने अरसे में आप इसको कम्प्लीटली डैमेज कर रहे होते हैं? अगर ये आपकी प्रैक्टिस है रोज़ाना की, या फॉर 3 to 4 डेज अगर वीक की आपकी प्रैक्टिस है, तो कितनी जल्दी ये नुकसान आपको पहुंच सकता है? देखिए, एक जैसा यंग लोग होते हैं उनमें रेजिलियंस थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पीपल, लेकिन डेफिनेटली एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कितने दिन का, कितने आवर्स का आपको एक्सपोजर है। और प्लस इसमें थोड़े से फैक्टर्स जेनेटिक भी हैं कि कोई ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं कि अगर इस तरह की पोल्यूशन वगैरह उन सफ़र करें तो उनको फिर जल्दी हो सकता है। बाज़ लोग रेजिलियंट होते हैं लेकिन डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन दे आर गोइंग टू सफ़र। सफ़र करते हैं। ठीक है डॉक्टर अली, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो हमारे पास ये प्रैक्टिसेस हैं, चाहें तो आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं, जो जवाब डॉक्टर साहब ने दिया, अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं कोई चीज़। और साथ में ये भी बताइए कि जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जो मिला कान में, अगर कुछ आपने इचिंग हो रही है तो उसी से ही कर लिया, मुख्तलिफ हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस हैं कान को साफ़ करने की और कान में खुजाने की, तो उससे क्या नुकसानात आप समझते हैं कि लोगों को हो सकते हैं? जी, जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने बहुत एक अच्छी इनसाइट हमें प्रोवाइड हम्म, की इस पे यूज़ ऑफ हेड
इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसके मुताबिक आप डेली 1 घंटा 60% ऑफ द वॉल्यूम रख के अगर आप यूज़ करें अपने हेडफोन्स, तो वो एक सेफ लिमिट है। ठीक अगर है। आप उसको एक्सीड करते हैं, कि आजकल जितने भी अच्छे आ रहे हैं, आपके हेडफोन्स आ रहे हैं या इसमें आईपॉड्स आ रहे हैं, उसके साथ ऑलरेडी डिमार्केशन हुई होती है कि आपने इतने परसेंट पे रख के उसको चलाना है। तो वो एक सेफ लिमिट डिफाइन कर दी गई है उस रिसर्च में कि अगर आप रोज का 1 घंटा 60% वॉल्यूम पे यूज करें तो दैट इज द सेफ लिमिट। हाँ, अगर आप उसे एक्सेस करें तो फिर आपके लिए इन द लॉन्गर रन वो इश्यूज क्रिएट करेगा। अच्छा, ठीक है। और ये जो बाकी प्रैक्टिसेस हमारी हैं, जो हम ये कार की चाबी भी मैंने देखा है लोगों को कान की सफाई कर रहे होते हैं उससे। जी बिल्कुल, देखिए जब भी आप स्किन के किसी भी नेचुरल बैरियर को आप तोड़ते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को प्रीडिस्पोज कर रहे होते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शन। जब आप चाबी मारते हैं, जब कोई तीली मारेंगे कान के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बहुत एक समझे एहसास वहाँ पे जिल्द होती है। तो किसी किस्म का भी जब वहाँ पे स्क्रैच आएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जरासीम पनपना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जब हम चाबी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम अपने कान के पर्दे, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हम एक रिस्क पे डाल रहे होते हैं, क्योंकि ठीक है। बहुत ही एक नरम झिल्ली है। थोड़ा सा भी हम प्रेशर से वो उसको हम एक्सर्ट करेंगे उसके, तो ऑटोमेटिकली वो परफोरेट हो जाएगी, कहीं ना कहीं से उसमें सुराख हो जाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक हैजर्ड है जिसका जी। हमें शायद पब्लिक अवेयर नहीं है, या लोग जानते पूछते हुए भी ये काम करते हैं। शायद एक इतनी अर्ज होती है लोगों को कि वो करने में मजबूर हो जाते हैं, बट दैट इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। इसको हमें हर लेवल पे इसको अपने लोगों को ठीक है। एजुकेट कर। अच्छा, मैं आप दोनों जी से ये भी सवाल करना चाहूंगी कि ये जो कानों में वैक्स होता है, वो उसका कोई रीजन होता है या ये सिर्फ आप अपने कान की हाइजीन का ख्याल नहीं करते उसकी वजह से होता है? देखिए, वैक्स अंग्रेजी का लफ्ज़ है। हाँ। उर्दू में इसका तर्जुमा मोम है। हाँ। इसका तर्जुमा मैल नहीं है। हाँ, हम मैल कहते हमारे हैं। पास जी एग्जैक्टली हमारे पास एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन हो गया जी, है जी। कि शायद ये मैल है हाँ। और उसको निकालना जरूरी है। जी, इसीलिए तो कॉटन बड से जी हम जी जी, करते इसीलिए वो हैं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और जो नहीं करता है, लोग समझते हैं शायद ये पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता। अब हम बैठे हैं यहाँ पर, आपको मेरे कान के अंदर या मुझे आपके कान के अंदर कोई वैक्स नजर नहीं आ रहा, एंड इट्स गॉट नथिंग टू डू विद पर्सनल हाइजीन। ये एक नॉर्मल सिक्रीशन है जो नेचर ने आपके प्रोटेक्शन के लिए रखी है, और ये कान के बाहर वाले हिस्से में होती है। ओके। कान में ग्लैंड्स हैं, छोटे छोटे सेरेब्रस सेबेशियस ग्लैंड्स, उनकी प्रोडक्शन है, और ये वैक्स है। ये अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, जैसे सुनाई में कोई इशू आ रहा हो, बहुत हार्ड वैक्स हो गया हो, पेनफुल हो गया हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, देन इट नीड्स टू बी रिमूव्ड। वरना अदरवाइज इसको निकालना बिल्कुल कोई अच्छा काम नहीं है। कॉटन बड डालना तो बिल्कुल, आई ऑलवेज रिकमेंड कि कॉटन बड एक बहुत ही ख़राब किस्म का उसका यूज़ हो रहा है आजकल। क्योंकि लोग शावर के बाद या अपनी जिस तरह नेल्स की ट्रिमिंग होती है या बाकी चीज़ों की होती है, इस तरह उन्होंने ये भी मैंडेटरी बनाया हुआ है कि ये भी सफाई हमें लाजमी करनी है। जी 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 जी। हाँ। इसमें आपने सफाई सिर्फ बाहर वाले कान की करें। ये जो सुराख है जिसको डॉक्टर साहब कह रहे थे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, इसके अंदर ना जाए। ये जो बाकी आपका कान है इसकी आप बेशक सफाई कर लें। सही। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं लाहौर से हूँ। मेरा डॉक्टर अली से एक सवाल है। जी जी, अगर कीजिए। किसी बंदे का कान के पर्दे में सुराख हो, डॉक्टर ने पहले बताया हो, तो उसके लिए क्या एहतियातें हैं और क्या परहेजें हैं जब वो नहाते वक्त या स्विमिंग करते वक्त वो क्या क्या एहतियातें कर सकता है? ठीक है जी, अभी हम डॉक्टर अली से इसका जवाब ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी डॉक्टर साहब। जी, देखिए जिस पेशेंट को तो ऑलरेडी एक डायग्नोज्ड केस है कि उसके कान में सुराख है, उसके कान के पर्दे में सुराख है, तो उसको सबसे पहले तो नहाते हुए लाजमी रुई का एक छोटा सा टुकड़ा अपने कान के अंदर, अपनी कैनाल के अंदर कान के रखना चाहिए ताकि पानी से उसको बचाया जा सके। जब पानी हमारे कान के अंदर इस सूरत में एंटर होता है, बिकॉज पर्दा फटा होता है, तो डायरेक्टली हमारे ईयर ऑसिकल्स या जिन्हें हम ठीक है। कान की बारीक हड्डियां कहते हैं, वहां तक जब पानी पहुंचता है तो वो एक अपना डीजनरेटिव एक्शन स्टार्ट कर देता है, इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। तो स्विमर्स को और ऐसे लोग जिनके कान में पर्दा है, उनके लिए सबसे बेस्ट एहतियात ये है कि वो अपने कान को पानी से हत्तल इम्कान कोशिश करें कि बचाएं। ठीक है। और ये सही नहीं हो जाता जो अगर पर्दा ये कान के पर्दे में सुराख है तो ये अपने आप सही नहीं होता?
ये दोबारा मेंड नहीं हो जाता? नहीं नहीं, इसमें दो सूरतें हैं। इट डिपेंड्स के सुराख जो हुआ है, अगर इट्स अ सिंगल टाइम परफोरेशन, इसको कहते हैं परफोरेशन, जो हमारा मेडिकल का वर्ड है, अगर सुराख हो गया है, इफ इट्स अ स्मॉल परफोरेशन, छोटी परफोरेशन है, एक आध दफा हुआ हो, तो नेचर इसको हील कर देता है। हील कर देता है, ठीक। लेकिन अगर ये अमल बार बार हो, अच्छा, डिस्चार्जिंग ईयर हो, बार बार डिस्चार्ज होता हो और सुराख का साइज बड़ा हो गया हो, तो वो सर्जरी के बगैर ठीक नहीं होता। ठीक है। कॉलर एक और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरजाना। जी, मैं ना अपने कान के बारे में बताना चाह रही थी कि मेरे कान में ना खारिश बहुत ज्यादा होती है। मैंने सफाई भी करवाई है, अच्छा। लेकिन उससे मुझे कोई थोड़ा देर फर्क पड़ा है। मैंने ठीक है। शालीमार से करवाई थी, उन्होंने कहा था कि कान में ना फंगस हो गई है आपको, अच्छा, तो कान साफ करवाएं, लेकिन मैंने करवाई है, ठीक रहा है। अब मेरा फिर वही हाल हो गया है कि खारिश होती है मेरे कान में। एक कॉलर ने अपने कान में वो खारिश के बारे में कहा था, उनका हमें जवाब देना है, बट वी हैव अनदर कॉलर एज वेल। और प्रोफेसर डॉक्टर समीर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अली हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उस्मान जावेद साहब फरमाइए। जी, मैंने आपसे बात करनी थी कि मैं अपनी वालदा के साथ जब पास बैठ के इनके साथ बात करता हूँ ना, राइट साइड वाले कान की साइड पे, जी, तो उन्हें उस साइड पे आवाज़ नहीं आती। अगर दूर से बैठ कर उनके साथ बात करूँ तो वो उन्हें दोनों साइड पे आवाज़ आती है। अगर पास बैठ के बात करें तो उनके राइट साइड वाले कान में उनकी आवाज़ नहीं जाती, फिर मुझे लेफ्ट साइड वाले कान की तरफ बैठ कर उनके साथ बात करनी पड़ती है। आप कुछ इस बारे में बता सकते हैं? इसका कोई क्या सवाल है आप है? लोगों का इनसे? सवाल कोई या जवाब ऑन एयर देंगे? किस चीज़ का? कोई सवाल तो नहीं करना इनसे उनकी कंडीशन से रिलेटेड? नहीं, इन्होंने जो तफसील बताई वो कुछ क्लियर नहीं थी। अच्छा, मैं आपसे बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। पहले तो हमारी जो कॉलर थी जिन्होंने कहा था कि कान में खारिश है, डॉक्टर ने कहा था फंगस है, उसके बाद वॉश करवा दिया, कुछ अरसे सही रही, अब दोबारा से खारिश है। देखें, कान में खारिश है, अगर प्राइमरीली जिस तरह कोई प्रॉब्लम फंगस का हो गया उसके बाद, और फंगस के प्रॉब्लम होने के बाद क्लियर कर दिया गया है, चाहे उसको वॉश किया, चाहे सक करके निकाल दिया, एंटी फंगल ड्रॉप्स दे दिए, लेकिन अगर आप दोबारा खारिश करते जाएंगे तो दोबारा प्रॉब्लम तो होगा। तो आपको बेसिकली खारिश जो है, इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो आदत पड़ जाती है बाज़ लोगों को, बाज़ की स्किन थोड़ी सॉगी होती है कि उनको एक टिक होती है ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बात भी कर रहे हैं तो साथ साथ दे बेसिकली they have the habit of doing this। हाँ, तो वो तो आपको हैबिट छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, अगर कोई रियल टाइम आपके कान में कोई ऐसी वो उनकी बात से लग रहा था कि काफी ज्यादा उनको इचिंग है। हाँ, अच्छा, ये अगर इचिंग है तो इचिंग के लिए डिफरेंट ऑइंटमेंट्स आते हैं, किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाएं और वो डायग्नोस कराएं। लेकिन एक चीज़ आप जो समझ रही हैं कि मैंने एक मरतबा फंगस हुआ, उसको साफ़ करवा लिया और सारा कुछ कर लिया, फिर दोबारा कुछ नहीं होगा, नो। अगर आप कान को इस तरह खारिश करती रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। हो सकता है फंगस हो, और उसके कॉज पता चलनी चाहिए ना कि इनको हो क्यों रहा है। जी, एग्जैक्टली। तो वो आपको खत्म करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों के कान में जब खारिश होती है या कोई भी कान में मसला होता है तो वो तेल भी डाल देते हैं। वो एक बड़ा पुराना टोटका था कि बच्चा रात को उठा, माँ ने तेल गरम किया और पान के पत्ते पे, अदरक पे, व्हाटएवर, आई थिंक दैट वाज एक ऑस्मोसिस होता था। ये अमूमन बच्चों में होता है। जो बच्चा एक नज़ले वाला बच्चा होता है, कट्राल चाइल्ड हम उसको कहते हैं, तो वो रात को उठेगा, एक टिप है, वो रात को उठेगा हमेशा ईयर पेन से, क्योंकि हमारे नाक के पीछे एक नलकी है जिसको हम कहते हैं स्टाशियन ट्यूब, वो प्रेशर बैलेंस करते रहती है। तो जब डे लॉन्ग हम जागते रहते हैं तो वो उसका एक्टिविटी रहती है, क्योंकि हम जानते हुए या ना जानते हुए थूक को सॉलो करते रहते हैं, तो वो ट्यूब एक्टिव रहती है, और वो ट्यूब के एक्टिव होने से बच्चे को दिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। रात को जब वो सो जाता है वो ट्यूब इनएक्टिव हो जाती है ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है ना, और वो उसको वैसे ही नज़ला हुआ होता है, तो वो ट्यूब के ज़रिए जो फ्लूइड कान में जाता है वो पेन कॉज करता है, और वो पेन कॉज करने के बाद जो पुराना तेल शेल डालते थे वो अगर डाल के सुला दें बच्चे को तो ठीक है। वो फॉर द टाइम बीइंग वो थोड़ा सा, क्योंकि ये बेसिकली हाइपरटोनिक होता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी की वजह से वो जो एक एडिमा होता है, जो सोजन होती है, जो उसमें प्रेशर होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। सुबह के वक्त फिर ले जाके किसी कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये रात के लिए टोटका है कि रात में प्रॉब्लम होती है, कर लीजिए। वो जो पुराने टोटके थे, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अली, एक और कॉलर हमारे साथ थे जिन्होंने ये कहा कि मेरी
वालदा को अगर मैं राइट साइड से बैठकर बात करता हूँ तो नहीं सुनाई देता, अगर मैं दूर बैठ के बात करूँ तो वो पूरी बात सुन लेती हैं, बट राइट साइड पे बैठूं तो उनको सुनाई नहीं देता है, फिर लेफ्ट पे बैठ के बात करनी पड़ती है। तो डिड यू अंडरस्टैंड कि ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इसमें ओल्ड एज में जो हमारे पास यूजुअली पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं, दो तरह के लॉसेस होते हैं। एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। उसमें सबसे पहले तो उनको अपना रूल आउट कराना चाहिए, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल या अच्छी फैसिलिटी में जाके अपना पीटीए टेस्ट करा लें। एक प्योर टोन ऑडियोग्राम एक टेस्ट होता है जो कि हमें डिस्टिंग्विश कर देता है कि किस किस्म का इनका हियरिंग लॉस हो रहा है। तो एग्जामिनेशन के बाद ही बताया जा सकता है, आइदर इट इज़ ड्यू टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अच्छा, तो ये वैसे ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन उनको टेक्निकल जार्गन के अलावा अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझाएं तो आपको क्या लग रहा है अभी उनकी बात सुन के कि राइट साइड पे उनकी जो कुव्वत समात है वो मुतासर हो चुकी है? बिल्कुल, ये देखें, जब कान के आपके जो कानों के पीछे बड़ी शरेयानें होती हैं जो जी। दिमाग तक आपकी साउंड को, आपकी आवाज़ को लेके जाती हैं। तो उम्र के साथ साथ कुछ लोगों में जेनेटिक पोजीशन भी होती है और कुछ लोगों में एज के साथ एज रिलेटेड चेंजेस भी होती हैं। तो ठीक है, उसमें ऑब्वियसली ये हम शुबा कर सकते हैं कि उसमें इस तरह का कोई इशू उन्हें ठीक हो है, सकता है। ठीक है, लेकिन दिखाना जरूरी है ऑब्वियसली, जब डॉक्टर चेक करेंगे तो फिर ही वो बता सकते हैं कि क्या मसला है। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसिफ साहब। मैंने डॉक्टर अली नसीम चट्टा साहब से डिस्कस करना है अभी कि मेरे बेटे के ना सांस की प्रॉब्लम है, गले में ना कोई सादा रसौली टाइप चीज है। अच्छा, तो उसका हमने ना ऑपरेट करवाया था लेकिन ऑपरेट हो नहीं सका पूरा। फिर उसकी बायोपैथी रिपोर्ट भी करवा ली, वो जो उन्होंने अंदर से पीस निकाला था। ठीक, उसको ना बेसिकली गले में जब वो लेटता है ना तो सांस की प्रॉब्लम है, उसकी सांस रुकती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने डिस्कस करना था। लाहौर में मैंने ऑपरेट तो करवाया लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो सका, वो ब्लड ज्यादा जाया हो गया था। तो फिर डॉक्टर परेशान हो गए तो उन्होंने फिर वहीं पे रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये बाद में ये दोबारा से करवाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर लगना। और आपके सवालात भी हैं, और एक सवाल किया गया था डॉक्टर अली आपसे, वो वालिद साहब थे बच्चे के, उन्होंने बताया था वो रसौली और सांस का प्रॉब्लम और सारा आपने शायद सुना, बट आई डोंट नो वो कान से कैसे रिलेट होता है, मगर उसका जवाब क्या देना चाहेंगे आप? जो मुझे समझ आई है वो ये कहना चाह रहे थे कि उनकी रिपोर्ट उनसे गुम गई है। और इसमें अब ये तरीकाकार किया जा सकता है कि आमतौर पे जो भी इस तरह की कोई रसौली हो उसका हम पेन एंडोस्कोपी करके कैमरे के थ्रू उसका एक हम सैंपल लेते हैं, टुकड़ा लिया जाता है जिस भी जगह पे वो रसौली होती है। ठीक उस है, टुकड़े को हम बायोप्सी के लिए भिजवाते हैं, लेबॉर्ट्री में वो टुकड़ा जाता है और उसके बाद पैथोलॉजिस्ट उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करता है कि किस किस्म की रसौली है, किस किस्म का मैस है। ठीक उसके है, बाद सीटी स्कैन पे उसकी आगे स्टेजिंग होती है कि किस स्टेज का ये कैंसर है या किस स्टेज की रसौली है। उस स्टेजिंग के मुताबिक फिर आगे आपका जो फर्दर ट्रीटमेंट है उसके मुताबिक चलता है कि आया इसमें रेडियोथेरेपी करनी है, शुआएं लगेंगी, कीमोथेरेपी, दवाइयों के थ्रू इसका हल किया जाएगा या कि इसको सर्जिकली रिमूव किया जाएगा। तो मैं अपने भाई को बताना ये चाहूँगा कि अगर आपसे वो सैंपल या टुकड़ा गुम गया है तो आपके लिए ये बुरी खबर है कि आपको वो प्रोसेस दोबारा दोबारा उस का, प्रोसेस के हाँ, दोबारा कराना होगा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने सर्जरी भी शायद करवाई थी, वो ब्लड लॉस की वजह से उन्होंने रोक दी या क्या हुआ, तो वो मेरे ख्याल में दोबारा उनको डॉक्टर से रब्ता करना होगा और पूरी ये ऑब्जर्वेशन और पूरी डायग्नोसिस करनी होगी। क्या कॉलर है हमारे साथ? अच्छा जी। वैसे जो हमारे कान हैं इनकी एक जनरल हेल्थ के हवाले से मैं चाहती थी, हम वर्टिगो की बात करते हैं लेकिन कॉलर्स के प्रॉब्लम्स के सामने जो है हमारा वक्त बिल्कुल कम हो गया। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों रेकमेंड करेंगे या आप दोनों कहेंगे लोगों से कि इन चीज़ों का ख्याल रखें फॉर स्मूथ वर्किंग्स ऑफ योर एयर? सबसे पहले तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि लाउड नॉइज पोल्यूशन उसको अवॉइड करें, तो उससे आपके कानों की सेहत अच्छी रह सकती है, जो आपकी नसों की, जो नर्व्स की है बेसिकली, और जनरल हेल्थ ऑफ ये जो कान है। बाकी जिस तरह आपने पहले डिस्कस किया
कि कॉटन बर्ड्स या चाबी या इनका ख्याल या रखें। छुरी या कांटा या व्हाटएवर इट्स इन योर हैंड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे याद आया एक और, ये हमारे यहाँ है एक, वो आपको याद है 14 अगस्त पे वो जो बाजे आ गए थे, लोग वो एक दूसरे के कान में बजा रहे थे, या लोग शरारत करने के लिए एक दूसरे के कान में चीख देते हैं, कोई शोर कर देते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ ये मजाक करते हैं, इससे नुकसान हो जाता है? वन टाइम नुकसान हो सकता है, इट्स अ वेरी लाउड नॉइज इट कैन, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बल्कि इससे जो करीब करते हैं इससे ट्रॉमा भी हो सकता है। ट्रॉमा भी हो सकता जी है। बिल्कुल। सही, कोई चीख देते हैं, कोई तंग करने चीखने के से तो लिए। ट्रॉमा नहीं होगा, लेकिन वो जो ब्यूगल और सारी कान के पास ला के बजा दें उससे, और खुदा ना खास्ता आपको पहले से अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो और ज्यादा वर्टिगो वगैरह भी हो सकता है। जी डॉक्टर अली, आप भी कंक्लूड कर दीजिए। जी ऑब्वियसली मैं यूथ को एक पैगाम देना चाहूँगा कि आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कम से कम करें, जहाँ रिक्वायर्ड है प्लीज़ वहाँ करें। अननेसेसरी हेडफोन्स को अगर आप अभी से ही अपनी हैबिट इसको तर्क करेंगे तो इन द लॉन्गर रन, इन द ओल्डर एज आपको उसका फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ उसको उतना यूज़ करें जितना रिक्वायर्ड है। और अनड्यू जो की चाबियाँ या इस तरह की क्वैक्स के पास ख़ास तौर पर जब आप जाके अपने कानों का मुआयना कराते हैं तो वो आपके कान का सत्य, तो बराए मेहरबानी जब भी कोई इशू हो तो आप किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास जाएं, कंसल्टेंट के पास जाएं, एक वो है ना जिसका काम उसी को समझे, तो आप गो टू द राइट मैन, गो टू द राइट पर्सन, तो आपके मसले का हल होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।